अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज की वीडियो एक फरमाइशी वीडियो है। यूट्यूब पर मुझे रब नवाज ने डेनिम से रिलेटेड जो वॉशिंग में शेडिंग की और श्रिंकेज की जो ग्रुपिंग होती है उसके बारे में पूछा, और उसके अलावा उसने पूछा कि शेड बैंड होता है या ब्लैंकेट वगैरह होता है, इसका क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है, इसको ज़रा डिटेल में बताएं। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको श्रिंकेज और शेड ग्रुपिंग के साथ साथ शेड बैंड का भी बताऊं, और इसके अलावा जो हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा फैब्रिक या कौन सी वॉश की क्या फैमिली है और उसको हम कैसे तरतीब वाइज लगाते हैं, यानी ए शेड कौन सा है, बी कौन सा है और सी कौन सा है, और ए बी सी जो सीक्वेंस है इसको लगाने का मकसद क्या है, इसको कैसे लगाया जाएगा और फैमिली कैसे डिज़ाइन की जाएगी। और अगर हम श्रिंकेज की ग्रुपिंग या फिर फैमिली के बारे में बात करेंगे तो उसको कैसे समझना आसान होगा, वो भी आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक पेज, टिकटॉक और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिफोर वॉश शेडिंग और आफ्टर वॉश शेडिंग की। बिफोर वॉश शेडिंग का मतलब ये होता है कि आपने वॉशिंग में जाने से पहले फैब्रिक के जो मेजर शेड्स हैं उनको सेपरेट कर लें, क्योंकि वॉशिंग सोर्स या फिर वॉशिंग डिपार्टमेंट इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि अगर आपकी बिफोर वॉश में ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी शेड की वेरिएशन होगी या टोन की वेरिएशन होगी, तब आप वॉशिंग में कभी भी उस चीज़ को एक ही बैच में या फिर मुख्तलिफ बैचेस में डिवाइड करने के बावजूद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। चाहे उसके ऊपर आप रेसिपी को लॉक क्यों ना कर दें, चाहे आप उसको टेम्परेचर को लॉक क्यों ना कर दें, चाहे आप उसके पानी को ठंडा या गर्म प्लान क्यों ना कर लें। देखिए दोस्तों, श्रिंकेज और शेड की जो फैमिली है जिसको हम ग्रुपिंग कहते हैं, उसको समझना बहुत आसान है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिफोर वॉश में आपको मेजर शेड अलग करने होते हैं रोल को देखते हुए। कुछ आपके पास जो डिटेल है वो मिल की तरफ से भी आती है, जहां से आप फैब्रिक परचेज करते हैं, जिस सोर्स से वो फैब्रिक खरीदते हैं उस फैब्रिक सोर्स की तरफ से भी आपको एक लिस्ट जारी की जाती है। उसमें ए बी सी जो पूरी एक शेड की रेंज या फैमिली उसने बताई होती है, उससे भी आप जजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप बिफोर वॉश उसकी चीज़ों को अलग करते हैं, यानी हर रोल से आप श्रिंकेज के लिए स्वैचेस और शेडिंग के लिए हेडर्स जो है वो उतरवाते हैं, उसका मकसद आप सब लोगों को पता है। लेकिन जो श्रिंकेज के लिए आप स्वैच उतारते हैं वो 50x50 या 100x100 का होता है। इस पर भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप उसको भी देखकर फ़ायदा हासिल कर सकें। और जो दोस्तों हेडर्स होते हैं, उसका मकसद होता है कि आपकी शेड की जो ग्रुपिंग है या फिर शेड की जो फैमिली है उसको आप समझ सकें और बेहतर तरीके से वॉशिंग के बाद उसको आप सीक्वेंस वाइज लगा सकें और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बच सकें और शेड बैंड आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। जब भी आप बिफोर वॉश हेडर्स और श्रिंकेज के लिए स्वैचेस उतारते हैं तो आप उसको वॉशिंग पे भेजते हैं, साथ में आप उसकी ओरिजिनल जो है लेग या फिर वॉश स्टैंडर्ड जो है वो साथ भेजते हैं, ताकि वॉशिंग वाला उस स्टैंडर्ड या फिर वॉश लेग स्टैंडर्ड के साथ उसको मैच करे और पॉसिबिलिटी के मुताबिक उसकी वॉश करते हुए उसके साथ मैच करते हुए वापस भिजवाए, ताकि उसको मेक श्योर किया जाए कि सेम वॉश में एक ही रेसिपी में और एक ही वक्त में तमाम हेडर स्वैचेस का जो रिजल्ट है वो क्या आता है। दोस्तों, क्योंकि हम फैमिली को समझ रहे हैं, यानी कि शेड की ग्रुपिंग को समझ रहे हैं, तो शेड की ग्रुपिंग आप इस चीज़ को बगौर समझ लें कि जोन सी भी आपकी ग्रुपिंग होगी शेड की, उसमें सबसे बड़ी जो क्वांटिटी होगी वो आपका ए ग्रुप होगा। उसको आप ए में कंसीडर करेंगे ताकि आपकी मैक्सिमम जो बल्क है वो ए शेड में कटिंग हो जाए, क्योंकि उसकी तादाद ज़्यादा है और मैक्सिमम क्वांटिटी आप उसमें काट सकते हैं। और उसके बाद बी लगाने का पर्पस क्या है,
यहाँ से आपके लिए ये बात समझना इंतहाई अहम है, वो ये है कि ग्रुपिंग और शेड फैमिली को समझने के लिए बी की क्वांटिटी को आप देखेंगे कि बी की क्वांटिटी ए की क्वांटिटी के बाद थोड़ी सी कम हो, यानी वो सी डी ई से ज़्यादा होनी चाहिए और ए से कम हो, तब आप उसकी मेजॉरिटी भी ए के साथ कंसीडर करेंगे और ए के साथ उस फैमिली को आप बी का नाम देंगे जो ए के बिल्कुल क्लोज शेड में आ रही होगी। यकीनन आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आप नहीं समझेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं मज़ीद कोशिश करूंगा कि आपसे इससे भी ज़्यादा क्लैरिटी में बात करने की कोशिश करूं। ए और बी को आप समझ गए हैं कि ए शेड आपका मेजॉरिटी में निकलेगा और वॉश के और सैंपल के बिल्कुल साथ मैच हो रहा होगा और आपकी वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कटिंग हो जाएगी। उसके बाद बी शेड जो है वो ए के बिल्कुल क्लोज होना चाहिए कि अगर आपको ए फैब्रिक में कोई रिकट करना पड़ जाए और आपका ए फैब्रिक ख़त्म हो जाए तो आप बी इतना क्लोज हो कि आप उसको बी में से अगर निकालें तो आप उसका अगर रिप्लेस कर दें कोई ऐसा पार्ट जो कि वॉशिंग के बाद मैनेजेबल हो और बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशन ना हो और कोई भी उसको जज ना कर पाए, तो वो होता है बी शेड, यानी ए के साथ मिलता जुलता। फिर जब आप बी के बाद सी लगाएंगे, सी के बाद डी लगाएंगे तो आपका ए के साथ बी बहुत क्लोज होना चाहिए, बी के बाद सी बी के बहुत क्लोज होना चाहिए और सी के बाद डी सी के बहुत ज़्यादा क्लोज होना चाहिए। ये होता है शेड की ग्रुपिंग और उसकी फैमिली। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए हैं। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि श्रिंकेज की ग्रुपिंग किसको कहा जाता है। दोस्तों श्रिंकेज की ग्रुपिंग भी बहुत आसान है समझना। वो इस तरह से आप समझ लें कि आपकी जो श्रिंकेज निकली है वो लेंथ में निकली है 2% और विड्थ में निकली है 4% ए के अंदर, और ए के अंदर ही यानी ए शेड के अंदर ही आपको 2/4 की बजाय आपको 1/3, 1/5, 2/5 इस तरह की श्रिंकेज वेरिएशन या फिर 3/6, 2/6 आपको वेरिएशन नजर आएगी। आपने ये डिजाइन करना होता है कि आपकी विद इन शेड जो श्रिंकेज निकलनी होती है उसमें आपने फैमिली बनानी होती है। कभी आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपका जो बी है अगर आपको वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही तो आप उसको ए के साथ उसकी शेड की फैमिली या ग्रुपिंग करके तो आप बी भी उसमें लगा दें। ऐसा नहीं करेंगे आप सिर्फ ये करेंगे कि जो बड़ी क्वांटिटी आपकी है ए की उसमें आप उसकी ग्रुपिंग को मेक श्योर करेंगे, यानी जो आपकी रेंज से बाहर जा रही है, यानी आपको 2/4 की श्रिंकेज रिक्वायर्ड है लेकिन उसमें 1/5 भी आ गई है, 3/6 भी आ गई है और 2/6 या 2/5 भी आ गई है। तो इसमें आपने क्या करना है कि एक ऊपर या फिर एक नीचे का आप फैमिली में ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आगे पीछे होना आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। तो दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने 2/4 के साथ यहाँ फिर 1/5 भी आप लगा सकते हैं और फिर आप इसके साथ 2/5 भी लगा सकते हैं, 1/3 भी लगा सकते हैं और 2/3 भी लगा सकते हैं। लेकिन इससे आगे जब जाएगा तो ए शेड के अंदर ही इसका ग्रुप चेंज हो जाएगा, यानी 1/6 भी अलग हो जाएगा, 2/2 भी अलग हो जाएगा, 2/6 भी अलग हो जाएगा, 2/7 भी अलग हो जाएगा। इस तरह से आपकी जो एक शेड में श्रिंकेज की जो ग्रुपिंग या फैमिली है उसको आप सेपरेट कर देंगे, ताकि जब भी आप ए शेड की कटिंग करवाने जाएं और उसके बाद उसकी वॉश हो तो उसमें श्रिंकेज एक इतनी लिमिटेड फैमिली के साथ हो कि आपको वॉशिंग के बाद मेजरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसी तरह से आप ए बी सी में अलग अलग आप ग्रुपिंग करेंगे किसकी, श्रिंकेज की। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी भी समझ लग गई होगी। दोस्तों इसके साथ एक चीज़ आती है कि आप फैब्रिक के ब्लैंकेट्स बनाते हैं और ब्लैंकेट्स का क्या फ़ायदा होता है और शेड बैंड कैसे तैयार किए जाते हैं। शेड ब्लैंकेट में से भी आप शेडिंग कर सकते हैं, श्रिंकेज कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का या फिर उसमें वॉशिंग का जो प्रोसेस है उसमें आप शेड और श्रिंकेज को कैसे लेते हैं। दोस्तों शेड के लिए आपको करना क्या होता है, जब आप एक ब्लैंकेट तैयार करते हैं तो आप ए बी और सी और डी को मुख्तलिफ जगह पर आप उसको निशानदेही करते हैं, यानी ए के साथ ए लिखते हैं, बी के साथ बी लिखते हैं बिफोर वॉश, और उसको आप स्टिच आउट कर देते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं रैंडमली कहीं पर भी, जैसे कि आपको तस्वीर में मैं दिखा भी दूंगा। उसको क्या करेंगे दोस्तों, आप
कि जब आप वॉश करवा लेंगे तो उसकी शेड होकर आ जाएगा, यानी वॉश होने के बाद आपको डिफरेंट कलर के शेड्स नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि आपने रैंडमली उसको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया था, सिलाई कर दिया था। जब आप उसको अलग अलग करेंगे और आप शेडिंग को बिल्कुल तरतीब से लगा देंगे तो आप शेड बैंड के अंदर भी देखेंगे कि ए शेड बी शेड आपस में मैच कर रहे हैं, यानी ए के साथ मैच कर रहा है, बी के साथ मैच कर रहा है, सी के साथ मैच कर रहा है। तो आप उसके अंदर रैंडम लगाने का मकसद ये होता है कि अगर ए कहीं लगा है या बी लगा है तो वो थोड़ा फासले पे कैसे दिखते हैं, और अगर साथ जुड़ जाएं तो वो तब कैसे जुड़ते हैं, इसका डिसीजन कैसे लेंगे। एक साथ बिफोर वॉश का नज़रिया था, क्या वो सही है? अगर वो ठीक नहीं है तो आप आफ्टर वॉश भी उसको बेहतर कर सकते हैं, शेडिंग ग्रुपिंग में या श्रिंकेज ग्रुपिंग में या फिर फैमिली में ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब आप शेड बैंड बनाते हैं तो शेड बैंड का मतलब ये होता है कि वॉशिंग से पहले आपने उसकी शेड बैंडिंग करनी होती है, यानी आप जब स्टिच आउट कर रहे होते हैं तो स्टिचिंग से भी पहले जब आपने शेड कर लिया है तो शेड के मरहले में आपने ए शेड अलग किया, बी शेड अलग किया और सी शेड अलग किया। इसी तरीके से जब भी चाहे जितने भी ए बी सी डी ई एफ जहाँ तक भी जाएं वो आप अलग अलग कर लेते हैं। तो ये जो अलग शेड होता है इसको सेपरेट करना और स्टिचिंग के अंदर इस ए शेड के मुताबिक बी शेड के मुताबिक उसको कोई भी निशानी लगाना, या उसके ऊपर आप पेपर लेबल लगा देते हैं जिसमें ए बी सी लिखा हो या कोई भी ऐसा 1 2 3 लिखा हो, उसको आप शेड बैंड के जरिए यूज कर सकते हैं। यानी 1 नंबर जो है ए शेड के लिए होगा, 2 नंबर जो है बी शेड के लिए होगा, तो ये भी शेड बैंड में आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप इसको आइडेंटिफिकेशन कलर लेबल लगा दें तब भी आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे कि वॉशिंग में जाते ही आपका जो वॉशिंग वाला है या वॉशिंग डिपार्टमेंट में जो आपके साथ अटैच टीम है वो क्या करेगी कि उस शेड बैंड को पहचान जाएगी और उस रिबन के ज़रिए या फिर उस कलर लेबल के ज़रिए या फिर आपने जो भी उसमें आइडेंटिफिकेशन ABC या 1 2 3 वाला लेबल लगाया होगा उसको पहचानते हुए A B C या 1 2 3 या फिर कलर वाइज नीले को अलग कर देगी, लाल को अलग कर देगी, सफ़ेद को अलग कर देगी। तो वो अलग करने का मकसद क्या होगा कि वो जो ए शेड है उसको कोई एक नाम या कोई एक कलर दिया गया होगा, तो उसको शेड बैंड के लिए अलग करके तो उसको एक ही दफ़ा वॉश लोड डाला जाएगा ताकि ए शेड या एक ही कलर का आपका वॉश लोड जो है वो वॉशिंग मशीन में जाए और वो धुलने के बाद जब बाहर निकलेगा और आप उसको हाइड्रो और ड्राई करने के बाद देखेंगे तो आपकी सिमिलरिटी आ रही होगी। पूरा ऑर्डर जो है आपका या पूरा एक बैच जो है जिसको हम बैंड भी बोलते हैं, वॉशिंग बैंड, तो वो आप जब एक प्रेजेंट करेंगे सामने टेबल पर रखेंगे तो क्या होगा कि आप उसको बिल्कुल ऑथेंटिक 100% या फिर 90 to 95% आप उसको अचीव कर लेंगे उस शेड को, और वो आपकी बहुत अच्छी रेंज में आएगा। यानी कस्टमर का जो सैंपल है वॉश सैंपल उसके साथ बहुत ज़्यादा वो मैच हो रहा होगा। तो क्या होगा कि ए की वॉशिंग रेसिपी कुछ और होगी, बी क्योंकि उससे थोड़ा लाइट है तो उसमें वॉशिंग रेसिपी कुछ और होगी। यानी शेड बैंड जो है नेक्स्ट बी शेड का जब वॉश किया जाएगा तो जब उसको भी निकाला जाएगा कम रेसिपी पर और कम टाइम पर चलाकर तो वो ए के नज़दीक यानी थोड़ा डार्कर चाहिए होगा तो उसकी रेसिपी और टाइमिंग पूरा प्रोसीजर वॉशिंग का अलग होगा, तो वो क्या होगा कि ए शेड के करीब आ जाएगा। तो ए शेड के साथ बी की फैमिली ऐसे होगी जैसे वो ए की ही फैमिली है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल से शेड श्रिंकेज की ग्रुपिंग और फैमिली के बारे में बता दिया है, और आपको शेड बैंड या फिर शेड के साथ लगे हुए लेबलिंग या फिर रिबन के मुतालिक भी बता दिया है कि आप इसको अलग वॉश करेंगे तो क्या आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, इसमें एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल बात यह है कि अगर आप उसको बिगिनिंग टू एंड यानी जब आपका फैब्रिक आता है वहाँ से लेकर वॉशिंग तक इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका शेड जो है वो टोटली डिस्टर्ब रहेगा और आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे और वो फेलियर जो है वो सब के लिए दर्द सर बन जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए आप इसको फॉलो ज़रूर करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मुझे यूट्यूब के अलावा फेसबुक पेज, टिकटॉक और स्नैक वीडियो पर भी
फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।